को गैंग जी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च करता है, जहाँ पर वो ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में भी पता लगाता है, जहाँ के डायरेक्टर मिस्टर ओ कोरिया के नंबर 1 PTSD एक्सपर्ट होते हैं और उन्होंने बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे लोगों को ठीक किया होता है। इसलिए गैंग जी अपने भाई सेंजी के बारे में सोचता है, जो कि अभी भी अपनी मम्मा की डेथ के ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। अगली सुबह गैंग जी अपने फ्रेंड यूसू को फोन लगाता है, पर वो तो टल्ली होकर सोया होता है। इसलिए गैंग जी को आखिर में खुद ही सेंग जी को मुनयोंग के इवेंट में लेके जाना पड़ जाता है। सेंग जी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, जिसे देखकर गैंग जी को भी खुशी होती है और हम देखते हैं कि लाइन बहुत लंबी होती है और मुनयोंग भी उस भीड़ में गैंग जी को ही ढूंढ रही होती है। आखिर में मुनयोंग गैंग जी को देख ही लेती है, पर गैंग जी उसके सामने नहीं जाना चाहता, इसलिए वो अपने भाई को लाइन में खड़ा करके खुद दूर खड़ा हो जाता है। इतने में यूसू को जब होश आता है तो वो गैंग जी को फोन करता है और गैंग जी उससे बात करने के लिए थोड़ी देर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी सेंग जी अपने सामने डायनासोर बने एक बच्चे को देखता है, जिसे वो असली डायनासोर समझकर उसके पास जाकर उसे छूने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग अभी बच्चों जैसा ही होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे वहाँ से दूर जाने को कहते हैं। सेंग जी उन्हें डायनासोर्स के बारे में और बातें बताने लगता है। इतने में बच्चे का डैड सेंग जी को धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है, पर सेंग जी अपने बैग से डायनासोर वाला टॉय निकाल कर उन्हें फिर से दिखाने लगता है, जिस पर बच्चा भी डर जाता है। तो बच्चे का डैड सेंग जी के बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है। इसकी वजह से सेंग जी के बचपन का एक और ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और वो जोर जोर से अपना सर पीटने लग जाता है। इतने में गैंग जी वहाँ आता है और उसे अपनी कोट से ढक लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। बच्चे का डैड सेंग जी के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा होता है, जिसे मुनयोंग भी देख रही होती है और वो सोचती है कि उन्हें इनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। गैंग जी उन्हें कुछ कहने के लिए उठाई होता है कि इतने में मुनयोंग वहाँ पर अपनी एंट्री मार लेती है। मुनयोंग उस आदमी को उनसे माफी मांगने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू। इसमें मुनयोंग कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा इवेंट खराब हुआ है। वो आदमी फिर से सेंग जी को गाली देता है, जिस पर मुनयोंग उसके बाल पकड़कर खींच लेती है और कहती है कि तुम बताओ, ऐसे बाल खींचे जाने पर कौन नहीं चिल्लाता। इतने में उस आदमी की बीवी कहती है कि ये आदमी पागल है, जिस पर मुनयोंग कहती है कि तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि कौन पागल है कौन नहीं, क्या तुम साइकेट्रिस्ट हो। और मुनयोंग उससे पागल साली कहकर उसे गाली दे देती है। सब मुनयोंग के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और उसकी वीडियो भी बना लेते हैं, पर मुनयोंग तो सिर्फ गैंग जी को ही देख रही होती है। इधर सेंग जी खुद को कमरे में बंद कर लेता है और गैंग जी बाहर उसका वेट कर रहा होता है, जिसके साथ मुनयोंग बैठी होती है। मुनयोंग कहती है कि तुम जाकर अपने भाई को देखो, जिसमें गैंग जी कहता है कि वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो शांत नहीं हो जाता। उसे शांत होने में 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी। वो कहती है कि क्या मैं 1 दिन यहीं बैठी रहूँ। ये कहकर वो सेंग जी की तरफ जाती है। इतने में गैंग जी उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम जाकर अपना इवेंट संभालो, जिसपे मुनयोंग उसे टीज करती है। इतने में वहाँ पर एक क्रिटिक आकर कहता है कि तुमने तो आज बहुत गड़बड़ कर दी, मिस्टर ली को तो बहुत परेशानी होगी। मिस्टर ली ने उसे पैसे देकर मुंह बंद करने के लिए कहा होता है। वो आकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मुनयोंग कहती है कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। वो क्रिटिक एक जर्नलिस्ट और बुक का रिव्यूज लिखने वाला होता है। वो आगे मुनयोंग की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसपे मुनयोंग को बहुत गुस्सा आता है, पर गैंग जी उसे रोक लेता है और उस जर्नलिस्ट को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो गैंग जी को कहता है कि इससे बचकर रहना। इसकी माँ भी एक फेमस राइटर थी और एक दिन अचानक वो गायब हो गई। इसके डैड एक फेमस आर्किटेक्ट थे, पर वो भी अचानक पागल हो गए और 20 साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तुम इससे बचकर रहना। मुनयोंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके पीछे गुस्से में जाने लगती है, पर गैंग जी उसे रोक लेता है और उसे जाने से मना करता है। मुनयोंग कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, मेरा ख्याल रखोगे। गैंग जी समझ जाता है कि वो क्या करने वाली है, इसलिए वो उसके पीछे भागता है, पर तब तक मुनयोंग पहले ही जर्नलिस्ट को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा चुकी होती है, पर वो बच जाता है और उसे एम्बुलेंस ले जाती है। ये देखकर मुनयोंग को और गुस्सा आता है। वहाँ से गुस्से में जा रही होती है कि गैंग जी उसे रुक कर कहता है कि तुम गहरी गहरी सांसें लो। वो उसके दोनों हाथों को क्रॉस करके उसके शोल्डर्स पर रखता है और कहता है कि तुम इससे खुद को थपकी दो। मुनयोंग पूछती है कि इसे क्या कहते हैं। वो बताता है कि इसे बटरफ्लाई हग मेथड कहते हैं। इससे तुम कोई भी ट्रॉमा भूल सकती हो और शांत हो सकती हो। मुनयोंग को बहुत अच्छा लगता है। इधर हम देखते हैं कि सेंग जी भी खुद को ऐसे ही हक दे रहा होता है। मुनयोंग कहती है कि तुम ऐसे पीछे खड़े रहोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। वो उसे आगे खींच कर उसे अपनी तरफ ले आती है और उसे कहती है कि ट्रॉमा को अपने सामने रखकर उसका सामना करना चाहिए। गैंग जी तो साइलेंट हो गया था। आगे हम देखते हैं कि गैंग जी सेंग जी को लेने के लिए जा रहा होता है। इधर मुनयोंग उसे कहती है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना मेरा गुस्सा बम की तरह फट जाएगा। गैंग जी कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें बटरफ्लाई हग मेथड सिखाया है। मुनयोंग कहते हैं वो मेथड बिल्कुल बकवास है, मुझे तुम चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम मेरे सेफ्टी पिन बनकर मेरे साथ हमेशा रहो और जब भी मुझे गुस्सा है तुम मुझे कंट्रोल करो। गैंग जी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। मुनयोंग कहती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है कि तुम ऐसे पेशेंट्स का ध्यान रखो। वो कहती है कि तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। गैंग जी कहता है कि हम पेशेंट्स को हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि उम्मीद है हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे और मैं भी तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता।
मुन्योंग कहती है मैं तुम्हारी पेशेंट नहीं हूँ। इस पे गैंग जी कहता है कि हाँ तुम मेरी पेशेंट नहीं हो, तुम बहुत अलग हो, इसीलिए तुमसे दूर रहना ही अच्छा होगा। ये कहकर वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है और मुन्योंग कहती है कि तुम मुझे छोड़ के इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम एक डरपोक हो और तुम मुझसे डरते हो। जिस पर गैंग जी को अपने बचपन का सीन याद आता है जहाँ पर वो जब मुन्योंग के पीछे जाता था, तब जब उसने बटरफ्लाई को मारा तब वो उस समय भी डर के भाग गया था। इधर मैनेजर ली बहुत परेशान होता है, जिस पर मुन्योंग कहती है इन्हें पैसे देकर इनका मुंह बंद करा दो। इधर सैंग जी बहुत उदास होता है क्योंकि उसे मुन्योंग का ऑटोग्राफ नहीं मिला होता, जिस पर गैंग जी उसे इसकी फेवरेट डायनासोर एनसाइक्लोपीडिया निकाल कर देता है। इधर गैंग जी सोच रहा होता है कि वो अब तक अपने भाई और उसकी तितलियों के डर की वजह से नहीं बल्कि वो खुद की मुसीबतों से भाग रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मुसीबतों का सामना करेगा। वो वापस से सैंगयोंग सिटी जाने का डिसाइड करता है। वो सैंग जी से पूछता है कि क्या तुम सैंगयोंग सिटी जाना चाहोगे जहाँ हम बचपन में रहते थे। सैंग जी तुरंत हाँ कर देता है, जिसे सुनकर वो कहता है कि शायद मैं ही डरता हूँ। जिस पर सैंग जी कहता है कि हाँ तुम छोटे भाई हो ना, इसलिए तुम डरते हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिसे सुनकर गैंग जी इमोशनल हो जाता है। फिर वो जूरी को फोन करके बताता है कि वो लोग सैंगयोंग सिटी में आ रहे हैं, जिसे सुनकर जूरी बहुत खुश हो जाती है। इधर मुन्योंग का असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजती है कि गैंग जी बचपन में सैंगयोंग सिटी में रहता था, जिसे सुनकर वो याद करती है कि गैंग जी ने पहले कहा था कि उसे उसकी आंखें किसी लड़की की याद दिलाती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वही लड़का है जो उसके पीछे बचपन में घूमा करता था। ये सुनते ही मुन्योंग तो सैंगयोंग सिटी के लिए निकल पड़ती है। इधर कंपनी में मुसीबत खड़ी हो जाती है। मुन्योंग ने जिस आदमी पर हाथ उठाया था वो वीडियो वायरल हो गई थी और उसके पुराने कांड भी बाहर आ रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी काफी क्राइसिस में चल रही थी और उसकी बुक की पब्लिशिंग भी रुक गई थी कि डरावनी ड्राइंग्स की वजह से। इधर मैनेजर ली बहुत परेशान होता है, मुन्योंग को ढूंढ रहा होता है पर उसे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी असिस्टेंट से बताती है कि उसने उसे गैंग जी की इन्फॉर्मेशन दी थी और बताया था कि वो सैंगयोंग सिटी में रहता है, जिससे सुनकर मैनेजर ली समझ जाता है कि वो वहीं गई होगी। इधर गैंग जी ने भी ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया होता है और वहाँ यूरी के साथ मुन्योंग के डैड को घुमा रहा होता है, पर अचानक बारिश होने की वजह से वो सबको अंदर ले जाता है। तभी मुन्योंग वहाँ एंटर करती है। गैंग जी फोन पर बात कर रहा होता है, पर वह जैसे ही मुन्योंग को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। गैंग जी से बात करने के लिए बाहर लाता और कहता है कि मैंने कहा था ना हम कभी नहीं मिलेंगे, जिस पर मुन्योंग कहती है मैंने हाँ तो नहीं कहा था ना। गैंग जी कहता है तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर मुन्योंग कहती है कि मुझे तुम चाहिए और मुझे जो चाहिए होता है वो हासिल करके रहती हूँ। वहाँ पर हेड नर्स मिस पार्कर आके मुन्योंग को कहती है कि आपसे डायरेक्टर सर मिलना चाहते हैं, जिस पर वो वहाँ चली जाती है। डायरेक्टर को उसे उसके डैड की हालत के बारे में बताते हैं पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर डायरेक्टर बोलते हैं कि यहाँ पर पेशेंट्स के लिए बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज हो रही हैं और उनके पास कोई भी लिटरेचर का टीचर नहीं है और वो उसे कहते हैं कि उसे ज्वाइन करना चाहिए। मुन्योंग को पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता पर फिर वो सोचती है कि इससे वो गैंग जी के साथ रह सकती है, इसलिए वो हाँ कर देती है। पर डायरेक्टर एक शर्त रखते हैं कि इसके लिए उसे अपने डैड को हाफ आवर के लिए वॉक पर लेके जाना होगा, जिसको मुन्योंग साफ साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। गैंग जी कपड़े बदल रहा होता है कि तभी वहाँ पर मुन्योंग पहुँच जाती है और उसे ऐसे देखकर उसे टीज करने लगती है। गैंग जी कहता है कि तुम बाहर चली जाओ, पर वो जब नहीं जाती तब वो उसे खुद ही बाहर निकालने लगता है। इतने में जूरी उन्हें देख लेती है। जूरी को देखकर मुन्योंग गैंग जी की और करीब चली जाती है। गैंग जी उसे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर लेता है। इधर जूरी मुन्योंग से बात करने आती है, जिसमें मुन्योंग कहती है मुझे पता है तुम कहना चाहती हो कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पर बात मैं किसी को ना बताऊं। जूरी कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे गैंग जी के बीच में क्या रिलेशन है। मुन्योंग कहती है कि हमारे रिलेशन में बोल के क्या समझाओ, इतना समझ लो कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। जैसे सुनकर जूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी गैंग जी को बहुत पसंद करती है। गैंग जी काम खत्म करके निकला ही होता है कि पीछे से मुन्योंग कार लेकर आती है और उसे कहती है कि मेरे साथ डिनर पर चलो, पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और यूसु को फोन लगाने लग जाता है। मुन्योंग कहती है कि इस बार तो ठीक है, अगली बार अगर मुझे ऐसे मना किया तो मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मुन्योंग अपनी पुरानी हवेली में पहुंच जाती है जहाँ बहुत अंधेरा होता है, पर मुन्योंग बिना डरे अंदर चली जाती है और अपने रूम की थोड़ी सी सफाई करके वहाँ लेट जाती है। फिर हम गैंग जी और सैंग जी को जूरी के घर पे देखते हैं जहाँ पर वो उसकी मॉम और यूसी के साथ डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम उनके हैप्पी मोमेंट देखते हैं। इधर मुन्योंग आधी रात में जाग जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे बहुत डर जाती है। फिर वो गैंग जी का सिखाया हुआ बटरफ्लाई हग मेथड यूज करके खुद को शांत करती है और अपने सामने गैंग जी को इमेजिन करती है जो उसे शांत करा रहा होता है। वो आराम से सो जाती है। सुबह मैनेजर ली मुन्योंग को फोन करता है, सब सिचुएशन बताता है। इसमें मुन्योंग कहती है कि प्रेस में न्यूज फैला दो कि मुन्योंग अपने बीमार डैड की सेवा करने के लिए गई है, जिससे उन्हें सिंपैथी भी मिल जाएगी और मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है। पूछता है वो कब वापस आएगी, जिस पर वो कहती है कि वो अभी वापस नहीं आने वाली।
इधर सैंग जी यूसुक रेस्टोरेंट में पेंटिंग बनाने के लिए आया होता है, जिससे उसने हायर किया था, उसे पैसे भी देता है और गैंग जी को ये सब बताने के लिए भी मना कर देता है। मून योंग लिटरेचर पढ़ाने तो आई होती है, पर उसका पूरा फोकस गैंग जी पर होता है। वो मौका पाकर गैंग जी से बात करने जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। गैंग जी कहता है कि तुम अपना काम करो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम कुछ दिन पहले सपने में आकर मुझे पैशनेटली हक कर रहे थे। वो सबके सामने ऐसा करके दिखा रही होती है, जिस पर गैंग जी बहुत एम्बैरेस होता है। वो जाने लगता है, तभी वो कहती है कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और गैंग जी फटाफट उसे लेकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब करना कब बंद करोगी। मून योंग कहते हैं कि तुम पेशेंट से तो हंस के बात करते हो, पर मेरे पे गुस्सा करते हो। मुझे पता है कि तुम भी मजे करना चाहते हो, पर तुम एक बोरिंग लाइफ जी रहे हो। जिस पर गैंग जी कहता है कि तुम मुझे जानती ही कितना हो। मून योंग कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम फेक लाइफ जी रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी गैंग जी अपने भाई सैंग जी को डायरेक्टर के पास छोड़ देता है, ताकि वो उसे ऑब्जर्व कर सके और उसकी हालत के बारे में पता लगा सके। थोड़ी देर बात करने के बाद सैंग जी डायरेक्टर के साथ घुल मिल जाता है और डायरेक्टर गैंग जी को बताते हैं कि सैंग जी जब ड्राइंग करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, तो इसलिए उसके इलाज के लिए वो यही मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्टर सैंग जी को एक वॉल के पास लेके आते हैं और बोलते हैं तुम्हें इसे पेंट करना है। सैंग जी बोलता है ये तो बहुत बड़ी वॉल है, इसके लिए तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ, जितनी अच्छी ड्राइंग उतने ज़्यादा पैसे। सैंग जी अपने पैसों को एक गुल्लक में बंद करके रख रहा होता है। इससे गैंग जी उससे पूछता है कि तुम पैसों का क्या करोगे। सैंग जी बोलता है कि उसे अभी 3,28,90,000 वॉन चाहिए। इससे एक कैरवन कार खरीदेगा जिसमें वो दोनों भाई रहेंगे और सैंग जी को बार बार तितलियों की वजह से घर नहीं बदलना पड़ेगा और गैंग जी को भी मकान मालिक की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, जिससे गैंग जी बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जब वो जूरी के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है तो उसे फोन आता है। उसे पता लगता है कि पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया, जिसकी मदद की मून योंग ने और उसे कार में लेकर कहीं जा रही है। इधर गैंग जी मून योंग की कार को देख लेता है और वो नीचे उतर कर उसे रुकने के लिए खड़ा हो जाता है। मून योंग फुल स्पीड में कार चलाकर आ रही होती है और वो एंड मोमेंट पर उसके आगे जाके कार रोक देती है।